आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में जिसके पास सब कुछ था। एक अच्छा एप्लीकेशन, एक ऐसा मार्केट जहां ये सब कुछ कर सकते थे जिसमें किसी की एंट्री नहीं थी। उसने लगभग 27.7 मिलियन डॉलर की फंडिंग उठाई, यानी कि अगर आईएनआर में बात करूं तो लगभग पौने 2 से करोड़ रुपए की फंडिंग इस स्टार्टअप को मिली। सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स थे जिसके फाउंडर थे 22 से 25 साल के बीच के थे, लेकिन इतनी फंडिंग के बाद, इतने यंग एंटरप्रेन्योर्स के बाद और ऐसा मार्केट मिलने के बाद भी ये स्टार्टअप सरवाइव नहीं कर पाया और अपने स्टार्ट होने के 2 साल के भीतर खत्म हो गया। आज हम बात करेंगे टिनी ऑल के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए अभिषेक स्वागत करता हूं आपका फेलियर ऑफ स्टार्टअप सीरीज के इस एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं टिनी ऑल के बारे में। एक ऐसा स्टार्टअप जो फूड टेक स्टार्टअप था, उस समय इंडस्ट्री में इसकी रिक्वायरमेंट थी, ये जो जरूरत की चीजें थी सारी चीजें ये लेके आए थे, लेकिन ये सरवाइव नहीं कर पाए। आज हम इनकी स्टोरी जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टाइनी ऑल की शुरुआत 2014 में हुई। इसके फाउंडर थे हर्षवर्धन मंडाल, शिखर पालीवाल, गौरव चौधरी, तनुष खंडेलवाल, सौरभ गोयल। ये सभी फाउंडर आईआईटी से पास आउट थे। ये 5 लोग टिनी ऑल की कोर टीम थी, जिसमें हर्षवर्धन फंडिंग के बारे में देखते थे। बाकी जो 4 लोग थे वो मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशंस आदि को देखते थे। अब जानते हैं कि इस स्टार्टअप का बिजनेस मॉडल क्या था, ये किस तरह से रेवेन्यू जनरेट करता था। टिनी ऑल की शुरुआत एक कंसेप्ट को लेके हुई कि हमें एक फूड इकोसिस्टम जनरेट करना है। ये एक ऐसा ऐप चाहते थे कि जिसमें रेस्टोरेंट ओनर्स हों, कंज्यूमर्स हों, रेस्टोरेंट का स्टाफ हो, यानी कि सारे लोगों को जो जिनकी रिक्वायरमेंट है और जो सप्लाई कर सकते हैं एक जगह पे ये लेके आना चाहते थे। जैसे आज आप जोमेटो और या स्विगी कर रहे हैं, वही कंसेप्ट लगभग इनका था उस समय पर। इनका जो ऐप था वो आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग जो आसपास के बेस्ट रेस्टोरेंट हैं वो दिखाएगा और उसमें जाके आप जो भी खाना चाहते हैं उसका ऑर्डर कर सकते हैं और वो इसको डिलीवर करेंगे। इसके एवज में ये रेस्टोरेंट ओनर से 10 to 20% कमीशन लेते थे, जो इनका रेवेन्यू का मेन सोर्स था। इनका जो ऐप था वो बहुत ही कस्टमर फ्रेंडली था। उसमें सारी चीजें थी, अपडेटेड मेन्यू, रेट्स, रिव्यूज, डिशेस के बारे में, उनके शेफ के बारे में, रेस्टोरेंट के बारे में इन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन उस ऐप में डाली हुई थी। कुल मिलाकर जो इनका ऐप था वो कन्वीनियंट था, रिलायबल टू यूज था। स्टार्टिंग में इन्होंने कंज्यूमर्स के लिए और रेस्टोरेंट ओनर्स के लिए, दोनों के लिए फ्री रखा। बाद में ये रेस्टोरेंट से 10 से 20% के बीच में कमीशन लेने लगे। अब बात करते हैं इस स्टार्टअप की जर्नी के बारे में। इस स्टार्टअप की शुरुआत 2014 में हुई। उस समय इंडिया में फूड डिलीवरी वेल अडॉप्टेड नहीं था, यानी कि जब ये इंडिया में फूड डिलीवरी के मार्केट में आए, इनके लिए एकदम फ्रेश मार्केट था और इनका कोई कंपटीशन नहीं था। उस समय पर इन्वेस्टर्स भी इस तरह के ऐप चाहते थे कि ऐसा कोई ऐप आए जो फूड इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन लेके आए। वो काम इन्होंने किया और स्टार्टअप ने भी इनको दिल खोलकर उस समय पर पैसा दिया। 2014 और 2015 में उन्होंने 27.7 मिलियन डॉलर की फंडिंग रेज की। अगर मैं इसको आईएनआर में बताऊं आपको, अगस्त 2014 में 6 करोड़ एंजल फंडिंग के राउंड में इन्होंने लिए थे दीप ओबे और संदीप टंडन जी से। दिसंबर 2014 में 20 करोड़ रुपए सीरीज ए राउंड में स्क्वायर कैपिटल नेक्सस वेंचर पार्टनर से। फरवरी 2015 में 107 करोड़ रुपए सीरीज बी राउंड में स्क्वायर कैपिटल नेक्सस वेंचर्स पार्टनर और मैट्रिक्स पार्टनर से। और अक्टूबर 2015 में 52 करोड़ रुपए ब्रिज फंडिंग के रूप में आए, जो नेक्सस वेंचर के पार्टनर और मैट्रिक्स पार्टनर्स ने इनको। इस स्टार्टअप की शुरुआत मुंबई से हुई थी और ये जल्दी से जल्दी इंडिया में एक्सपेंशन करना चाहता था, क्योंकि इसकी जो शुरुआत थी वो बहुत अच्छी हुई थी और ये जल्दी से जल्दी पूरे इंडिया में एक्सपेंड करना चाह रहा था। जब 2015 में इसको 107 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली, तो इसका जो टारगेट था कि ईयर एंड तक 50+ सिटीज में ये खुद को प्रेजेंट करे, जिससे कि इसका जो एक्सपेंशन का प्लान था वो पूरा हो। 2015 के एंड तक टाइनी ऑल 4000 रेस्टोरेंट को अपने साथ जोड़ चुका था और लगभग 2000 से ऊपर ऑर्डर पर डे इसके पास आ रहे थे। जब ये प्रोग्रेस कर रहे थे तो उन्होंने ह्यूज हायरिंग चालू कर दी। इनके जो एम्प्लॉयज की संख्या है वो लगभग 1100 तक पहुंच चुकी थी। ये एक स्टार्टअप जिसको शुरू हुए 2 साल नहीं हुए और वो इतनी संख्या में स्टाफ की हायरिंग कर रहा है, तो उसकी प्रोग्रेस तो अच्छी थी, लेकिन ये ओवर हायरिंग के चक्कर में
फंस गए। बाद में जाके इसी हायरिंग की वजह से इसका बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, इसका बहुत सारा कैश बर्न होना शुरू हो गया। जो स्टाफ की जरूरत नहीं थी, इन्होंने एक्सेस स्टाफ हायर कर रखा था। सितंबर 2015 में इन्होंने लगभग 300 एम्प्लॉयज को अपना फायर कर दिया। ये टाइनी ऑल की पहली गिरावट थी कि ये स्टार्टअप जो है नीचे की तरफ जाने लगा था। इसके बाद नवंबर 2015 में इन्होंने स्टाफ का बोनस कट करना पड़ा, जबकि दिवाली आने वाली थी। उस समय पे इन्हें एक्सपेंसेस को कम करने के लिए अपने स्टाफ का बोनस भी कट करना पड़ा। 22 मई 2016 को टाइनी ऑल ने 11 मेजर सिटीज से अपने ऑपरेशंस क्लोज कर दिए। सारी जगह के जो इनके कस्टमर्स थे उनको मैसेज पहुंच चुके थे कि 22 मई से ऑपरेशंस क्लोज हो रहे हैं। केवल मुंबई में कुछ कस्टमर्स को इनके मैसेज नहीं पहुंचे थे, क्योंकि मुंबई में ही इनका हेडक्वार्टर था और उस एरिया में उन्होंने अपने ऑपरेशंस क्लोज नहीं किए थे। कंपनी के पास कैश क्रंच की प्रॉब्लम आने लगी इन्हें और फंडिंग की जरूरत थी, लेकिन ये कहीं से और फंडिंग अरेंज नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया कि जो होममेड फूड है उसकी डिलीवरी भी इन्होंने स्टार्ट करी। जो लेडीज हैं जो अच्छा खाना बनाना जानती हैं, वो अपना फूड इनके ऐप पर अपलोड करें और ये होममेड फूड की भी डिलीवरी करेंगे। इसके बाद उन्होंने एक एग्रीगेटर सिस्टम और लॉन्च किया कि ये डिश बेस्ड एग्रीगेटर सिस्टम था कि आज की क्या डिश है जो सबसे ज्यादा चल रही है वो ये बताएंगे। लेकिन उसके पास न इनके पास डाटा था, नहीं उसके लिए एआई के लिए डाटा एनालिटिक्स होना जरूरी था, जो इनके पास नहीं था और वो भी इनको बाद में बंद करना पड़ा। इसके बाद इन्होंने डिलीवरी एग्रीगेशन शुरू किया, उसमें भी इनको फंडिंग की जरूरत थी और उस प्रोजेक्ट को भी इनको छोड़ना पड़ा। एक तरफ स्टार्टअप लॉस में जा रहा था, ओवर हायरिंग की प्रॉब्लम से जूझ रहा था, अपने स्टाफ को फायर कर रहा था। वहीं इन्होंने एक चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर को हायर किया जिसकी सैलरी 1.5 करोड़ रुपए पर ईयर थी और साथ ही इन्होंने उसे 50 लाख रुपए का ज्वाइनिंग बोनस भी दिया। ये भी इनकी सबसे बड़ी गलती थी कि जब कंपनी लॉस में जा रही है, वो अपने खर्चे नहीं उठा पा रही है और उस टाइम पे इतनी हैवी हायरिंग करना इनके लिए फायदे का सौदा नहीं था। स्टार्टअप को फंडिंग की जरूरत थी, उसके साथ ही इनके प्रमोटर्स के आपस के झगड़े कई पोर्टल्स पर रिपोर्ट हुए थे कि प्रमोटर्स में आपस में झगड़ा चल रहा है। इसके बाद इनके एम्प्लॉयज और प्रमोटर्स के झगड़े भी सामने आने लगे और उस समय इस स्टार्टअप में कोई भी फंडिंग देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि 2 साल में फंडिंग उनको मिली थी और उसके हिसाब से जो इनके ऑपरेशन से वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे। इसलिए इस स्टार्टअप में अब कोई फंडिंग देने को तैयार नहीं था। एक समय था जब इस स्टार्टअप में 1100 लोग थे और वो 1100 लोगों की टीम घट के 200 लोगों की टीम रह गई। जो इनकी टेक टीम थी उसमें कभी 200 लोग हुआ करते थे, वो घट के 20 लोगों पर आके सिमट गए। इस तरह से ये स्टार्टअप लगातार नीचे जा रहा था और 2016 में आके ये स्टार्टअप बंद हो गया। अब बात करते हैं इस स्टार्टअप के रीजन ऑफ फेलियर के बारे में। आखिर ये स्टार्टअप क्यों फेल हुआ? जो इस स्टार्टअप के फेलियर का पहला रीजन था वो था द फाउंडर ऑफ द स्टार्टअप वर नॉट इक्विप्ड, यानी कि जो इसके फाउंडर थे वो प्रॉपर इक्विप्ड नहीं थे। कि ये सारे 22 से 25 साल के बीच के लड़के थे जो आईआईटी से पास आउट जरूर थे, लेकिन इनके पास जो रिक्वायर्ड नॉलेज है बिजनेस को चलाने के लिए उसकी कमी थी। ये अच्छी फंडिंग मिलने के बाद भी उसको मैनेज नहीं कर पाए। लेविश लाइफ स्टाइल और ओवर फंडिंग की वजह से, ओवर स्टाफिंग की वजह से ये उस बिजनेस को मैनेज नहीं कर पाए। जो बिजनेस कभी इंडिया का अच्छा बिजनेस हो सकता था, जिसमें आज जोमेटो स्विगी जैसे प्लेयर्स हैं, उस बिजनेस को इन्होंने स्टार्ट किया, एक अच्छा मुकाम हासिल किया और उसमें फेल हो गए। दूसरा जो रीजन था एक्सेस कैश बर्न। इस कंपनी ने अपना एक्सेस कैश बर्न किया, ओवर हायरिंग की, बहुत सारे एक्सपेंसेस में खर्चे किए, जहां रिक्वायरमेंट नहीं थी वहां भी ये लोग खर्चे कर रहे थे। लेविश लाइफस्टाइल प्रमोटर्स की। इसके अलावा जब स्टार्टअप लॉस में चल रहा था उसके बाद फंडिंग की कमी थी, ये नई नई चीजें लॉन्च कर रहे थे और बाद में उनसे बैकआउट इनको करना पड़ रहा था, क्योंकि जब आप कोई नई चीज लॉन्च करते तो वहां भी फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है और फंडिंग आपके पास है नहीं, आप एग्जिस्टिंग बिजनेस को नहीं चला पा रहे हो, तो जो नया आपने लॉन्च किया उसको कैसे चलाओगे। तो वहां भी ये चीज देखने को मिली कि इन्होंने जो एक्सेस कैश बर्न किया उसका नतीजा इनके बिजनेस पे पड़ा। इन्होंने अपनी कंपनी की कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए भी बहुत सारा पैसा खर्च किया, लेकिन फिर भी ये कंपनी की कॉस्ट को रिड्यूस नहीं कर पा रहे थे। तीसरा जो इनके फेल होने का रीजन था वो इंफ्रास्ट्रक्चर था। ये एक्सपेंड तो कर रहे थे लेकिन उसके अकॉर्डिंग अपना स्ट्रक्चर नहीं बना रहे थे। आपने बिना तैयारी के एक्सपेंशन शुरू कर दिए, जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे कि किस तरह से चीजें होनी है, कैसे आपकी हायरिंग होनी है, कैसे आपकी टेक्नोलॉजी टीम वर्क करेगी, कैसे जो कस्टमर्स की इश्यूज है उनको रिजॉल्व करेगी, कैसे आपको ग्रो करना है, कैसे मार्केट में आपको पिच करना है, कैसे आपके रेस्टोरेंट की लिस्टिंग होगी, वो सारी चीजें बनाए बनाए ये मार्केट में कूद चुके थे और इनका एक्सपेंशन बहुत तेजी के साथ चल रहा था। जब तक आपके पास स्ट्रक्चर नहीं है आप सर्वाइव नहीं कर सकते। वही टिनी ऑल के साथ हुआ।
अगला जो रीजन था कि कंपनी की क्या नीड है उसके बारे में ये नहीं जान पाए कि इस स्टेज पे आके उनकी कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, वो नॉलेज इनके पास नहीं थी कि उसको कैसे पहचाने कि कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है। ये भी एक इनके फेल होने का बहुत बड़ा रीजन था। इनके पास जो बिजनेस के कोर मैट्रिक्स होते हैं उनके बारे में नॉलेज नहीं थी। जैसे आप एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रन कर रहे हो तो आपको कुछ नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज है वो, जैसे एवरेज ऑर्डर वैल्यू, टाइम स्पेंड, कन्वर्जन रेट, एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ कस्टमर। इस तरह की नॉलेज इनके पास नहीं थी। इनको अपने बिजनेस के बारे में नहीं पता था कि उनका कन्वर्जन रेट क्या है, जो कस्टमर पर वो कॉस्ट खर्च कर रहे हैं वो क्या है, जो कस्टमर इनके पास आ रहा है वो रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस तरह की बेसिक जो कोर फंडामेंटल्स हैं, जो कोर मैट्रिक्स है जो बिजनेस के लिए जरूरी है, वो इनके पास नहीं थी। यानी हम ये कहेंगे कुल मिलाकर जो उनके फाउंडर्स थे उनके पास एक्सपीरियंस की कमी थी। उनका प्लान अच्छा था, उनका विजन अच्छा था, वो मार्केट में उस समय उतरे जब कोई प्लेयर नहीं था, उनके लिए कंपटीशन भी नहीं था, वो फर्स्ट मूवर होने का बेनिफिट ले सकते थे, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस की कमी थी। और जो इन्वेस्टर थे उन्होंने भी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया, वो इनको फंडिंग करते गए। एक्सेस फंडिंग, एक्सेस एम्प्लॉय हायरिंग, लैक ऑफ नॉलेज, ये सारी वजह बनी इस स्टार्टअप के फेल होने की। अब जानते हैं कि हमने इस स्टार्टअप से क्या लर्निंग ली। सबसे पहली लर्निंग है नो कैश वन, जो हम पहले कई वीडियोस में भी देख चुके हैं कि ज्यादातर स्टार्टअप जो है वो कैश वन करते हैं। हैवी डिस्काउंट, हैवी ऑफर्स, नए नए सेगमेंट, एम्प्लॉय हायरिंग, हायर सैलरी पे हायरिंग, ये सारी चीजें करते हैं और टेक्नोलॉजी पर बहुत कम ध्यान देते हैं, बिजनेस ग्रो करने पर कम ध्यान देते हैं, उनका ध्यान बाकी चीजों में चला जाता है, उनमें कैश बर्न होता है और एंड में आके कैश क्रंच की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो इसलिए अपने कैश फ्लो का विशेष ध्यान रखो कि जो अपने पास कैश इनफ्लो हो रहा है, जो आउटफ्लो हो रहा है, उसमें सामंजस्य होना चाहिए, दोनों आपस में मैच करने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका आउटफ्लो ज्यादा है और इनफ्लो कम है। दूसरी जो हमने इससे लर्निंग ली कि बेसिक नीड्स ऑफ द कंपनी, जब आप स्टार्टअप रन कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए इस स्टार्टअप की जरूरत क्या है, हमें कहाँ काम करना चाहिए, कौन से हमारे फोकस वाले एरिया होने चाहिए। जब हमारे पास कस्टमर आ रहा है तो हमारी मार्केटिंग की कॉस्ट कितनी खर्च हो रही है, यानी कस्टमर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है हमारा। उसके अलावा कस्टमर हमारी साइट पे या ऐप पे आके कितना समय गुजार रहा है, उसके कन्वर्जन में कितना समय लग रहा है, जो कौन कौन से प्रोडक्ट पे वो ज्यादा ध्यान दे रहा है, वो हमारे पास एनालिटिक्स के लिए डाटा होना चाहिए कि कस्टमर किस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है जिससे कि उनको ऊपर ही दिखाया जाए। इसके अलावा कि हमारा कन्वर्जन रेट क्या आ रहा है उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, और जो मार्केटिंग में हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हो उनका हमें कितना बेनिफिट हो पा रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। यानी जो कोर मैट्रिक्स है बिजनेस की वो आपके नॉलेज में होनी चाहिए कि किस तरह से उसका हमें बिजनेस को ग्रो करने में यूज करना है। अगली जो लर्निंग है वो है कि जब आप बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हो तो पहले अपना स्ट्रक्चर तैयार करो। जब तक बेस ढांचा तैयार नहीं होगा, जब तक आप बिजनेस ग्रो नहीं कर पाओगे, जब तक बेस आप बिल्डिंग का नहीं बनाओगे और बिल्डिंग आप खड़ी करोगे तो वो बिल्डिंग तो गिरनी ही है। इसलिए अपने बिजनेस को ग्रो करने से पहले पूरा उसका स्ट्रक्चर तैयार करो। अगर आपका फाउंडेशन, आपका स्ट्रक्चर मजबूत है तो बिजनेस को ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट जो लर्निंग है वो न्यू सेगमेंट के बारे में, कि अगर आप बिजनेस में न्यू सेगमेंट पे जा रहे हो तो पहले जिस सेगमेंट में आप काम कर रहे हो उसको प्रॉफिटेबल बनाओ। जब तक पहला सेगमेंट आपका प्रॉफिटेबल नहीं है और आप न्यू सेगमेंट में एंटर कर रहे हो तो पहले तो आपके पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए उस सेगमेंट के लिए। उसके अलावा और आपके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह से उस सेगमेंट को आपको प्रॉफिटेबल बनाना है। तो इसलिए पहले एक सेगमेंट पर ध्यान दो, उसको प्रॉफिटेबल बनाओ। जब प्रॉफिटेबल हो जाता है तो नेक्स्ट सेगमेंट में जाओ। नेक्स्ट सेगमेंट में जाने के बाद आपका ध्यान उस पर रहेगा, जिससे कि जो अपना पुराना सेगमेंट है अगर वो प्रॉफिटेबल है तो आपको कम ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी और नए सेगमेंट पे आप पूरा फोकस कर पाओगे, जिससे कि दोनों सेगमेंट आप प्रॉफिटेबल कर पाओ। तो ये था आज का वीडियो टाइनी हॉल के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।